ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विथ फिजिक्स। कल हमने भाई साहब कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया था और कैपेसिटेंस में हमने कल स्पेसिफिकली देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे आपका इंटरनल डाइलेक्ट्रिक से कैसे इम्पैक्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक से आपके जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप डेरिवेशन को समझ सकते हैं तो फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरिवेशन में आपका भाई साहब एक है पूरा डिस्टेंस d माइनस टी, और d माइनस टी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ई नॉट। इस ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा मेंटल मैथ्स कीजिए, ई नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो d माइनस टी ई नॉट ए बाई डी माइनस टी हो जाएगा। और इस वाले में डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना लगेगा भाई साहब, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी ई नॉट माइनस ई पी, है ना। ई नॉट माइनस ई पी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन अल्फा, ठीक है, अपना एप्सिलॉन नॉट माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन दिस। तो इसको पूरे को हम करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो दो तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है उसमें क्या था भाई साहब, आपको ये याद रखना है कि भाई साहब के होता है क्या, ई नॉट अपॉन ई होता है भाई साहब। ठीक है, के होता है ई नॉट अपॉन ई। और एक डाई इलेक्ट्रिक के मतलब अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक को इतने डिस्टेंस पे रखा है, इसका थिकनेस है टी, इसका थिकनेस है लेट से डी। ठीक है, तो आपका जो ई नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने पे एप्लीकेबल होगा, कितने लेंथ पे एप्लीकेबल होगा भाई साहब, d माइनस टी लेंथ पे एप्लीकेबल होगा। और जो E जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस ई पी। ठीक है, E नॉट की वैल्यू आप और क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और अगर ई पी की वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगी भाई साहब, सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट विल बी हाउ मच, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है भाई साहब, ई जो होता है वो होता है आपका क्या भाई साहब, वोल्टेज अपॉन एक्स, है ना भाई साहब, सॉरी। तो आपका भाई साहब ई क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू डिस्टेंस, वोल्टेज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, क्या होता है यार ये पता नहीं। ठीक है, क्लियर है। एनर्जी स्टोर्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। अभी फिर से करेगा वैसा, ये ब्लिंकिंग, हाँ करो करो, नाचो नाचो। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर, सो वी विल डील विद दिस एनर्जी स्टोर। क्योंकि हमको भाई साहब कैपेसिटर किस वजह से यूज करना है, कैपेसिटर में हम चार्ज को स्टोर करेंगे। अब इस चार्ज को स्टोर करके क्या चार्ज डालेंगे भाई साहब, इससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे जिसको हम प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और गैजेट्स को। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और गैजेट्स को स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी की जरूरत होती है जो आपका कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। भाई साहब ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका मेटल प्लेट हो गया, मेटल प्लेट में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मेटल प्लेट में हमने देखा देखो पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया भाई साहब आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में क्या है भाई साहब, d, दोनों में डिस्टेंस भाई साहब क्या है, d। दिस इज एरिया इन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका मेटल प्लेट्स, दीज आर बेसिकली मेटल प्लेट्स। ठीक है, ओके। From the figure, we can tell that the process of charging of a capacitor is equivalent to the transferring charge from one plate to the other plate. तो हम भाई साहब देख ही सकते हैं भाई साहब, equivalent from one plate to the other plate. ठीक है, from the figure we can tell that the process of charging a capacitor is equivalent to that of transferring charge from one plate to the other plate. हम ऐसे भाई साहब चार्जिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यही स्टोर होती जा रही है। So when a potential difference is applied between the two plates, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, potential difference को अप्लाई कर रहे हैं, is applied between the two plates, a charge is transferred from one plate to the other plate. तो एक चार्ज का भाई साहब ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, when potential is being applied. ठीक है, तो चार्ज is getting transferred, then work done is stored in the form of energy called electrostatic potential energy. तो इसमें भाई साहब वर्क डन आपका क्या होगा, विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, हमको मालूम है भाई साहब सी क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट वोल्ट, पर यूनिट वोल्ट को इंक्रीज करने से पर यूनिट चार्ज कितना होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, क्यू बाई सी, है ना, where Q is the charge stored and C is basically the capacitance and V is the voltage. Clear है? Okay. Let
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज हाउ मच, V इज इक्वल टू Q बाई C. लेट Q बी द एक्स्ट्रा चार्ज, Du बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, DQ आपका एक्स्ट्रा चार्ज है और Du बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Du इज इक्वल टू V इंटू DQ, है ना भाई साहब. Du इज इक्वल टू V इंटू DQ, दैट इज Q बाई C इंटू DQ. भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अरे भाई साहब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज. हमने पोटेंशियल में पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज. ठीक है, तो आप इस वर्क डन को क्या लिख सकते हो, एनर्जी लिख सकते हो कि नहीं. वर्क डन एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, तो एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, VQ, है ना, V इंटू Q, वोल्टेज इंटू चार्ज विल बी एनर्जी. तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं, लेट DQ बी द एक्स्ट्रा चार्ज, Du बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो DQ के लिए आपका जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ है, लेट्स से दैट बी Du. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो Du को हम क्या लिख सकते हैं, Du को हम क्या लिख सकते हैं, V DQ लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल आपका सेम है, एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी हो गया. ओके, अभी इस V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Q बाई C DQ लिख सकते हैं कि नहीं. तो Du की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, Q बाई C DQ. क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि हम छोटे 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 यूनिट्स में क्या करते हैं, एडिशन. ठीक है, तो आपका भाई साहब जीरो से लेकर U पोटेंशियल एनर्जी तक का Du का इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, अभी आपका देखो Q जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है. कैपेसिटेंस को तो आपने सेम ही रखा है ना, प्लेट का सेम है. क्यों क्यों क्यों, कैपेसिटेंस क्या होता है, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. हाँ, अरे नहीं नहीं भाई साहब, वैसा वाला प्लेट नहीं, कैपेसिटर्स पैरेलल नहीं है. कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. अरे भाई साहब आपने क्या, तुम लोग क्या इरेज करते जा रहे हो क्या, जो भी पढ़ते जा रहे हो. एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है. इसमें अगर कैपेसिटेंस के एरिया को आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, कैपेसिटेंस के डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसको आपने सेम रखा है, तो ये भी आपका सेम ही रहेगा. ठीक है, तो मतलब कैपेसिटेंस सेम रहेगा, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी भाई साहब, आपकी कांस्टेंट. सो दिस कैपेसिटेंस इज बेसिकली कांस्टेंट बिटवीन 0 टू Q. ये हो गया Q DQ. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बिटवीन 0 टू U DU, बिटवीन 0 टू Q Q DQ 1 बाई C. तो 0 टू U 1 बाई C, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, Q DQ है ना, Q DQ है, तो इतना कितना हो जाएगा, देखो x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन करता है तो कितना होता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब Q रेस टू 1 है ना, DQ है, तो कितना हो जाएगा बोलो, Q रेस टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2. है ना, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया Q स्क्वायर 2 तो 1, U क्या हो गया भाई साहब, Q स्क्वायर बाई 2C. सिंपल, एकदम सिंपल डेरिवेशन. ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी Q कितना होता है भाई साहब, CV. अब इसको आप अलग अलग तरीके से, एक ही को याद रखो भाई साहब, बाकी सब आप कर सकते हो. ठीक है, U इज इक्वल टू, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, Q स्क्वायर बाई C. एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है भाई साहब. ठीक है, आपका भाई साहब पोटेंशियल हमको मालूम है, W बाई Q क्या होता है, वोल्टेज. तो भाई साहब W क्या हो जाएगा, VQ. तो मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड एनर्जी आर द सेम, तो ये हो गया VQ. तो अगर हम बोल रहे हैं स्मॉल यूनिट ऑफ DQ है, तो स्मॉल यूनिट ऑफ DU एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहा है, ये हो गया VDQ. अगर हमको इसको पूरे को प्लस करना है 0 से लेकर भाई साहब U तक. ठीक है, 0 से लेकर U तक, और यहाँ पे भाई साहब 0 से लेकर Q तक की चार्जिंग कर दी हमने. ठीक है, तो V तो भाई साहब बाहर हो गया, ये बचा आपका, सॉरी Q DQ होगा. ठीक है, Q DQ, तो दिस विल बी Q DQ बिटवीन 0 टू Q, और ये हो गया भाई साहब U. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, Q स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, V इज इक्वल टू U. इस V को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इस V को हम चेंज करके, हमको मालूम है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इज इक्वल टू Q बाई V. ठीक है, तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Q बाई C. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Q बाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, हमने क्या बाहर लिया था यहाँ पे, DU इज इक्वल टू VDQ, Q बाई C DQ.
ठीक है, 1/c, अच्छा हाँ क्यू डी क्यू हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्यू का हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली क्यू का स्क्वायर, 1/c बाहर आया, क्यू स्क्वायर बाई 2, तो आपका यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर बाई सी। अभी इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तो आपने एनर्जी क्या लिया हुआ है, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिया हुआ है, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिया हुआ है। अगर आपको भाई साहब इसको क्यू को गायब करना है तो क्यू क्या होता है भाई साहब, c इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, व्हाट द हेल, ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा, c इंटू वी, तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। तो आपका भाई साहब ये एक c कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और आपको भाई साहब अगर c को गायब करना है तो c कितना होगा भाई साहब, q बाई v, है ना भाई साहब। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर इधर हो गया और c के जगह पे क्या लिखोगे, q बाई v। तो ये q और ये q कैंसिल, तो हाफ इधर कितना हो जाएगा बोलो, v q। तो ये सारे तमाम फॉर्मूलेस हो गए, ठीक है। एक को याद रखोगे, बाकी सारे आप डिवाइड कर सकते हो अगर आपको q इज इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। बाकी सारे आराम से आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो q इज इक्वल टू सी वी, भाई साहब सी वी स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, सी वी का स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप देखो q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो अगर आप इसको क्यू वी कर रहे हो तो आपका ये आ जाएगा, हाफ इंटू क्यू वी भी लिख सकते हो आप, तो आपका हाफ इंटू क्यू वी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एनर्जी को हाफ इंटू क्यू इंटू वी, इसको आप, ये सबसे आसान फॉर्मूला होगा, इससे आप बाकी सब डिराइव कर सकते हो। आप बाकी सब आप उसको प्योर कैपेसिटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हो, प्योर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी। आप इसको चार्ज में एक्सप्रेस कर सकते हो विच इज सी बाई वी। आप इसको वोल्टेज में एक्सप्रेस कर सकते हो विच इज क्यू बाई सी। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। स्पेशल केसेस when a dielectric is placed between the plates of a capacitor and connected to a battery. When connected to battery, potential remains constant. When a dielectric is placed between the plates of a capacitor, capacitor increases by k times, ठीक है। अगर आप भाई साहब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन, आपने देखा भाई साहब कल कि अगर हमारा एक कैपेसिटेंस है जिसमें सिर्फ आपके कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, कंडक्टर प्लेट्स कनेक्टेड है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, C नॉट, और आपने भाई साहब यहां पे पूरा एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इस डाइलेक्ट्रिक का भाई साहब वैल्यू K, तो डाइलेक्ट्रिक के भरने से आपका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, K इंटू सी नॉट। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस, द न्यू कैपेसिटेंस इज K टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है, ओके। व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। When a dielectric is placed between the plates of a capacitor, capacity increases by K times. इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई साहब, आपने देखा अभी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ओके। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, फाइनल एनर्जी आपकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, कितने टाइम्स बढ़ गई, K टाइम्स बढ़ गई, तो आपकी भाई साहब U कितनी हो जाएगी, हाफ के सी वी का स्क्वायर, ठीक है, के सी वी का स्क्वायर, क्लियर है, ओके। फाइनल एनर्जी भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी का स्क्वायर। ये कैसा हो गया, के सी कहाँ चला गया भाई साहब, सी डैश हो गया मतलब, ठीक है, सी डैश की जगह पे आप के सी वी का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर भाई साहब। तो ये याद रखिए कि देखो अगर भाई साहब ये ऐसा है सिस्टम, इस चीज को समझ लो, ठीक है, ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो सिर्फ कंडक्टर से बना हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज जस्ट मेड अप ऑफ अ कंडक्टर। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, ओके भाई साहब आपको ये चीज समझना है कि ये एक कैपेसिटर है जिसमें पैरेलल प्लेट्स हैं। जब इस कैपेसिटर में आपने वैक्यूम या एयर भर के रखा है तो इसका भाई साहब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, दिस विल बी C इज इक्वल टू, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, हाँ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको हम C नॉट बोलते हैं। जैसे ही भाई साहब आपने इसमें भरा एक कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, लेट्स से इसकी थिकनेस है T और ये वाला डिस्टेंस तो पहले से ही भाई साहब D था, तो आपको भाई साहब अभी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे, ठीक है। इस वाले एरिया में अभी भी E नॉट है, मतलब E नॉट कितने एरिया, मतलब कितने एरिया नहीं कितने डिस्टेंस पे एप्लीकेबल है, D माइनस टी डिस्टेंस पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वोल्टेज भाई साहब क्या होता है, वोल्टेज इंटू डिस्टेंस होता है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्डवा,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब ये है तो आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा, E बाई डी, ठीक है। तो E बाई डी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E नॉट बाई डी माइनस टी। E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बोलो ना बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब डी माइनस टी वाले एरिया पे, मतलब सॉरी टी वाले एरिया पे। टी वाले एरिया पे कितना हो जाएगा भाई साहब, टी वाले एरिया पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E माइनस ई नॉट, सॉरी ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। तो ई नॉट मतलब हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज हैपनिंग इनसाइड द, ठीक है। और इसका भाई साहब रीजन कितने का है भाई साहब, टी का है। तो इसके वजह से वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, वोल्टेज हो जाएगा आपका E बाई टी, ठीक है। E बाई टी मतलब आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन भाई साहब टी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टी सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस माइनस दिस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ये हो गया लेट्स से V2 और ये हो गया भाई साहब आपका V1, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस एप्सिलॉन नॉट डी बाई टी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ये हो गया आपका V1 और ये हो गया आपका भाई साहब V2। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, दोनों के बीच में वोल्टेज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा भाई साहब, V1 प्लस V2। इस तरह से हम भाई साहब चीजों को डिराइव करते हैं यहाँ पे। और ये V क्या हो जाएगा, ये V क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 करेंगे तो मतलब 1 बाई कितना था भाई साहब, अरे बोल, मतलब आपको सिंपल टर्म्स में आपको सिर्फ इसके डेरिवेशन को समझना है, वरना आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। आपको सिंपल टर्म्स में इसके डेरिवेशन, तो V1 मतलब आपका कितना था भाई साहब, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन E नॉट डी माइनस टी प्लस 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 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टी, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टी दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस। ये हो गया V। और V मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V होता है भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे भाई साहब C इज इक्वल टू Q बाई V है, मतलब आपका यहाँ पे मुझे अगर कैपेसिटेंस के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो V बाई Q इज इक्वल टू C, है ना भाई, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तो V क्या हो जाएगा भाई साहब, Q बाई C। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस अपॉन भाई साहब एप्सिलॉन नॉट टी, ठीक है। अभी आप करेंगे भाई साहब इसका उल्टा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसको पहले एलसीएम निकाल कर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर आपका भाई साहब C का वैल्यू निकल आ जाएगा इससे, तो C की वैल्यू इससे निकलेगी, ठीक है। ये आपका सिंपल डेरिवेशन है, मामला समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपने जो मीडियम रखा है उसको पूरा पूरा नहीं भरा है। जैसे ही आप पूरा पूरा भर देते हैं तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा भर गया है, टच नहीं होगा लेकिन पूरा पूरा भर गया है। मतलब यहाँ पे D और T भाई साहब बराबर हो गए। जैसे आपका D और T बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम केसेस में आपके सवाल इसी पे बनते हैं, तो आपका भाई साहब कैपेसिटेंस क्या होगा, K इंटू C नॉट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू C नॉट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। डेरिवेशन फिर से एक बार देख लीजिएगा इस वाले केस में, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या देखा भाई साहब, क्या था, हाफ CV का स्क्वायर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV में डालकर, ठीक है। कहीं पे आपने C को इस्तेमाल कर लिया, कहीं पे आपने Q को इस्तेमाल कर लिया, डिपेंड्स अपॉन यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक को पूरा पूरा भर रहे हैं तो आपका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, K इंटू C नॉट हो जाएगा भाई साहब। तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ K इंटू C V का स्क्वायर, जैसे आप डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपका K को हमने बाहर निकाला, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर जो है आपका ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था तो भाई साहब U कितना था, हाफ CV स्क्वायर था। जब आपने डाइलेक्ट्रिक भरा तो U डैश कितना हो गया, हाफ K CV स्क्वायर हो गया भाई साहब। अगर मैं K को बाहर निकालूं तो यहां पे कितना आ रहा है, बोलो, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। तो
आपका K इंटू यू, मतलब द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी K टाइम्स विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू द ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड यू आर फिलिंग द एंटायर गैप विद द डाइलेक्ट्रिक। अगर आप एंटायर गैप को नहीं फॉर्म कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। ओके, energy increases by K times if you are filling the entire medium between the parallel plates of a capacitor with a dielectric of dielectric constant K. The electrostatic potential energy in the capacitor will increase by K times. Clear है? Okay. तो when a dielectric is placed between the plates of a capacitor and disconnected from a battery, अब क्या होगा भाई साहब, ठीक है। तो आपने डाइलेक्ट्रिक को रख दिया भाई साहब किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां पे आपने बैटरी को क्या कर दिया भाई साहब, डिस्कनेक्ट कर दिया। यू आर बेसिकली डिस्कनेक्टेड द बैटरी। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं भाई साहब, प्लेट्स में चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं भाई साहब, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज भाई साहब आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक चार्ज कौन सप्लाई कर रहा था, बैटरी। भाई साहब वो बैटरी बंद हो गया है, बैटरी को हटा दिया आपने, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज विल बिकम कांस्टेंट इन द पैरेलल प्लेट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनिशियली एनर्जी आपका कितना है, हाफ, भाई एनर्जी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, देखो हाफ CV² को याद रखो, ठीक है। एनर्जी कितना है, हाफ CV² को। अगर ये अभी सोचते मत बैठना ये क्या हो गया, कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ पे हमने क्या किया है, V क्या ले लिया है, V की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, नहीं C की वैल्यू कितनी है, Q/V है ना भाई साहब। तो अगर हम V की वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q/C। यहाँ पे से V गायब हुआ है ना, यहाँ पे से V गायब हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब, हाफ C इंटू V² दैट इज Q²/C²। ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया बोलो, हाफ Q²/C, Q²/2C। तो Q²/2C ये हो गया आपका इनिशियल एनर्जी। व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी फाइनल एनर्जी बिकम्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q²/2C। अभी ये फाइनल एनर्जी है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी। फाइनल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि अभी आपका चार्ज नहीं बढ़ रहा है भाई साहब, चार्ज इज नॉट इंक्रीजिंग, चार्ज हैज बिकम कांस्टेंट बिकॉज द सप्लायर ऑफ चार्ज दैट इज द बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। सो व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी फाइनल एनर्जी बिकम्स दिस, दैट इज Q², अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है तो ये C मतलब क्या होगा, KC टाइम्स होगा, ठीक है, Q²/2 KC। When you have introduced a dielectric and we have disconnected the battery, what is the amount of charge that will be stored finally? It will be Q²/2C। लेकिन अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है तो ये हो जाएगा Q²/2 KC, K टाइम्स द वैल्यू ऑफ C। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो Q²/2C इंटू 1/K। बहुत ध्यान से देखो भाई साहब, ये वाली वैल्यू क्या है, U ही तो है, U/K हो गई भाई साहब आपकी, ठीक है। U/K मतलब फाइनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये सब चीजों को याद रखो। व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक, व्हेन यू आर, तो आपका भाई साहब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो फाइनल कैपेसिटेंस आपकी कितनी हो जाएगी, KC0 टाइम्स। क्लियर, ओके। आपका भाई साहब एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी विल बी हाउ मच, U/K, मतलब पहला जो U डैश होगा वो क्या हो जाएगा आपका U/K, इट विल डिक्रीज बाई K टाइम्स। सिंपल सी बात है भाई साहब, आपका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है भाई साहब Q²/2C होती है, ठीक है, 2C। ये C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब अभी, Q²/2 KC। तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। तो आपका U डैश कितना हो गया, U²/2 की मतलब आपका U/C हो गया भाई साहब, ठीक है, U/K हो जाएगा, U/K हो गया ये, ठीक है। Q²/2C आपका हो गया ओरिजिनल एनर्जी। तो आपका एनर्जी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक which is fully filling the gap between the capacitor plates, your capacitance will increase by K times. And with the now what you have done, you have inserted a capacitor, you have inserted a dielectric which has dielectric constant K, and you have disconnected the battery. So maximum potential energy stored will be how much, U will be equal to U/K, ठीक है।
K टाइम्स आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और K टाइम्स आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, K टाइम्स आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, MCQ, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ CV², क्या ये करेक्ट है? QV², क्या ये करेक्ट है? CV² तो करेक्ट है, ये होगा करेक्ट? अरे बोलो ना बोलो, यहां पे क्या गायब हुआ है? C गायब हुआ है। C को अगर गायब करना है, C कितना होता है भाई साहब? Q/V होता है। इसमें डालकर देखो भाई साहब, हाफ। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो सही है, CV²। एक फॉर्मेट को याद रखो, सारे फॉर्मेट्स को याद रखने जाओगे भाई साहब कंफ्यूज हो जाओगे। एक फॉर्मेट को याद रखो, U इज इक्वल टू हाफ CV², बस ये काफी है। इंटरनल कन्वर्जन आप आराम से कर सकते हैं। आप भाई साहब यहाँ पे C को गायब करना चाहते हैं, इस C की जगह पे क्या डालेंगे भाई साहब? Q/V, ठीक है, Q/V इंटू V² अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ QV आएगा, QV² कतई नहीं आएगा। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ओके भाई साहब, अभी अगर आपको भाई साहब V को गायब करना है, V को गायब करना है तो V कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो ना बोलो, Q/C आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ C इंटू Q/C का भाई साहब स्क्वायर, तो हाफ C इंटू Q²/C का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया? हाफ Q²/C। क्या ये करेक्ट है? ना ना ना, ठीक है। और क्या भाई साहब? नन ऑफ दिस, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका करेक्ट आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, हाफ CV², क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज independent of charge configuration, depends on charge configuration, either A or B, none of these. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? अभी आपने डिराइव किया, क्या था भाई साहब? U इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो ना बोलो, हाफ CV²। ओके, हाफ CV²। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, क्या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से इंडिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको चार्ज में कन्वर्ट करो, किसी को भी, C को या V को आप चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो चार्ज पे तो डिपेंडेंसी होगी। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज, वोल्टेज से आपका चार्ज जनरेट होता है, दोनों से चार्ज का कनेक्शन है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इधर A और B, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो भाई साहब आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्यों हो रहा है भाई साहब? बताओ, व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन? बोला। अरे भाई साहब देखो, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, उस रेजिस्टर को आप किसी भी वोल्टेज में कनेक्ट करो, उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ने या घटने वाला है नहीं, until unless it is variable, until unless the capacitor is basically variable capacitance, fixed capacitance will have a fixed capacitor will have a fixed capacitance, और वोल्टेज तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स पीपल आर? वैन डे ग्राफ जनरेटर। जनरेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक जनरेट करे। मेरे सर पे भी बाल नहीं है, उसके सर पे भी बाल नहीं है, हाँ मीनू के सर पे बाल है। तो अगर मीनू ने एक वैन डे ग्राफ जनरेटर पे, जो ऐसा होता है देखो ऐसा, इस पे हाथ रख दिया तो मीनू के जितने भी बाल हैं वैसे खड़े हो जाएंगे, हाँ ये होगा, ठीक है। आप टारगेट की बुक्स देखोगे ना, टारगेट की बुक्स में, साइंस की बुक्स में, आपके 12th में वो पोस्टर में ही है वैन डे ग्राफ जनरेटर का पोस्टर। तो अभी अगर समझ लो भाई साहब ये मीनू है और ये इसके बाल है, बहुत ही गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, मीनू डोंट माइंड। अभी मीनू ने जैसे इसको छुआ भाई साहब, इसके सारे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। टिल द टाइम शी इज एक्चुअली होल्डिंग दिस, नहीं ये होगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल हैपन। सारे बाल खड़े क्यों हो जाएंगे भाई साहब? क्योंकि सब में भाई साहब आपका चार्ज आ जाएगा, और लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, इसीलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मीनू को शॉक लगेगा, शॉक इसलिए नहीं लगेगा कि क्योंकि उसके बॉडी में जो चार्जेस जा रहे हैं दे आर नॉट ऑफ दैट ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो उसको शॉक थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन
उसके सारे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली वैन डी ग्राफ जनरेटर। सो वी विल सी व्हाट इज अ वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ओके, वैन डी ग्राफ जनरेटर, तो आपका देखो इस तरीके का जनरेटर होता है ये। यहाँ पे आपका ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पे आप टच करेंगे अगर, तो वो आपको इफेक्ट मिलेगा। तो अभी वैन डी ग्राफ जनरेटर में भाई साहब क्या होता है, ये कनेक्टिंग शेल है, X1 एंड X2 आर बेसिकली इंसुलेटिंग कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका X1 है और X2 है, ये इंसुलेटर्स हैं, दीज आर इंसुलेटिंग कॉलम्स, दे आर कनेक्टेड टू अ स्टील टैंक, दे आर कनेक्टेड टू अ स्टील टैंक। ये टारगेट है, ये भाई साहब आपका, ये सारा भाई साहब वैन डी ग्राफ जनरेटर है। A tool can generate high potential difference of near about million volts. A tool, वैन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली है क्या, ये 1 मिलियन वोल्ट्स का वोल्टेज जनरेट कर सकता है। अभी आप बोलेंगे भाई साहब क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इतना वोल्टेज जनरेट करने की? जरूरत भाई साहब ये है कि आप बहुत सारे रिएक्शंस जो करवाते हैं वहां पे हाई स्पीड रिएक्शंस होना चाहिए। मतलब जैसे समझो किसी, ठीक है, हाई स्पीड रिएक्शन मतलब क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टारगेट को बहुत जोर से हिट करेंगे, या न्यूट्रॉन्स है वो भाई साहब टारगेट को बहुत जोर से हिट करेंगे। अभी देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है, आपने देखी है भाई साहब, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते कि नहीं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, समझ में आ रहा है? ये आपका एनर्जी का यूनिट है, एक एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, और एक एनर्जी का यूनिट होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। खैर ये सब हम बाद में देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, ये हो गया चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और उस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही आप वोल्टेज में डाल रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्यों होगा भाई साहब, व्हाई विल देयर बी एक्सेलरेशन? समझ लो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये भाई साहब आपने माइनस और प्लस के बीच में इसको डाल दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। देयर विल बी अ फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस, ठीक है, और इट विल गेट रिपल्स्ड बाय दिस। तो इस फोर्स का क्या वैल्यू होगा भाई साहब, जितनी इसकी E, ठीक है, और जितना इसका Q चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फोर्स क्या होता है भाई साहब, नहीं मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं, दत्त मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लगेगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ना भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। तो आपका Q और E मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपका यहाँ पे Q क्या हो जाएगा भाई साहब, E जो चार्ज है इसका इंटू E, तो F की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। आपने देखा भाई साहब E इज इक्वल टू V इंटू एक्स होता है भाई साहब, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E इंटू वी इंटू एक्स, ऐसा बोल सकते हैं हम, E इंटू वी इंटू एक्स, ठीक है। तो इस फोर्स के वजह से उस चार्ज पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अभी आप आएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जो भी चार्ज पार्टिकल का मास होगा इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू भाई साहब E इंटू वी इंटू एक्स। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब देखो थोड़े से वोल्टेज में आप बहुत बड़ा फोर्स उसमें जनरेट कर सकते, मतलब बहुत एक्सेलरेशन जनरेट कर सकते। क्यों, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो किसी चार्ज पार्ट, अभी देखो ये E आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर भाई साहब पॉजिटिव आयन है तो इसमें वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो भी वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया x विच इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। ओके, अभी ये हो गया आपका फोर्स। मैं आपको बोल रहा हूं थोड़े से वोल्टेज में ही किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसमें हम बहुत हाई एक्सेलरेशन जनरेट कर सकते हैं। ये भाई साहब जाकर किसी मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल को बहुत जोर से टपक से हिट करेगा और उससे अलग अलग रिएक्शंस जनरेट होंगे। अभी मुझे बताओ कि ये क्यों जनरेट होगा, व्हाई विल देयर बी अ हाई स्पीड जनरेटेड, व्हाई हाई एक्सेलरेशन जनरेटेड, व्हाई 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 व्हाई? ये भाई साहब बॉटल खाली है, इस बॉटल में मैंने पानी भर दिया और मैं तुमको एक फोर्स से फेंक रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तुम उसको कैच कर रहे हो या फेंक रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने इसको खाली कर दिया है,
उसी सेम फोर्स से मैं तुमको उसको फेंक रहा हूं, किस में ज़्यादा स्पीड से जाएगा? सेकंड वाले में ज़्यादा स्पीड से जाएगा, क्योंकि आपका भाई साहब पानी खत्म हो गया है। अगर मैंने जिस फोर्स से पहली बार इसके ऊपर फेंका था उसी फोर्स से दूसरी बार फेंकूं तो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ज़्यादा एक्सीलरेशन अकार करेगा ये। क्यों? क्योंकि आपका मास भाई साहब कम हो गया है। भाई साहब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास इज टू अ ट्यून ऑफ व्हाट 9 × 10⁻³ kg। इतना छोटा भाई साहब इसका मास होता है। तो आप थोड़ा सा भी फोर्स उस पर डालोगे वो सट से जाएगा एकदम से, उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, द मोर इज द लेसर इज द मास, द मोर विल बी द एक्सेलरेशन विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड। ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब ऐसा हो जाता है। ठीक है, अ टूल बेसिकली वैन डी ग्राफ जनरेटर इज अ टूल विच कैन जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट नियरली मिलियन वोल्ट्स। इट जनरेट्स potential differences and are used to speed up particles like ions for various reactions. These are ions which basically will strike particles which are ये ions है जो particles strike करेंगे। ठीक है, ओके, तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स। तो आपके ये जो चार्जेस हैं इनको बहुत ज़्यादा स्पीड मिल जाता है और धड़ाम से जाकर किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्ट्राइक अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल। इट इज अ टूल और मशीन डिजाइन बाय वैन डी ग्राफ, सो कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर और वैन डी ग्राफ एक्सीलरेटर। ठीक है, सो पर्पस क्या है भाई साहब? इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। 20 मेगावोल्ट है ये। मेगावोल्ट मतलब, मेगा मतलब 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, मेगा वोल्ट हो गया भाई साहब। ठीक है, जिस चीज़ को जानता है ना उसको फुल कॉन्फिडेंस में बोला कर, आधे कॉन्फिडेंस में मत बोला कर। ठीक है, जानता है तो भाई से बोला कर, नहीं जानता है तो ठीक है मत। ओके, 20 मेगा वोल्ट। ओके, यूजेस अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स आर यूज्ड टू ट्रिगर द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स आर यूज्ड टू ट्रिगर द न्यूक्लियर एनर्जी। इनको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है ना, झूठ मत बोलो। It is used to accelerate charged particles like deuterons and protons. तो accelerate charged particles like deuterons हो गए और या आपके हो गए भाई साहब protons, इनको हम accelerate करते हैं। ठीक है, ओके। Accelerated particle beams are used to break atoms for various experiments in physics. अलग अलग भाई साहब accelerated अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है। इन मेडिसिन बीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूज टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, मतलब इतनी जोर से वो सेल्स को अटैक करते हैं कि सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैंसरस सेल्स गेट बर्नड आउट। कैंसर इज व्हाट बेसिकली एक आपके किसी के बॉडी में जो है तो सेल्स का आउटग्रोथ होता है, वो अबनॉर्मल होता है। तो सेल्स तो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, लेकिन एक अबनॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स इज बेसिकली अ कैंसर। ठीक है, तो इस कैंसर के ट्रीटमेंट में ये भाई साहब लगता है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन यूजेस दैट वी हैव। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल वैन डी ग्राफ जनरेटर, वी रिक्वायर 2 चार्ज स्फेरिकल सेल्स with different radii for increasing the static potential to a very high volume. ठीक है, we require 2 spherical shells with different radii. तो भाई साहब 2 spherical shells की रिक्वायरमेंट है और दोनों के भाई साहब रेडियस डिफरेंट है फॉर इंक्रीजिंग द स्टैटिक पोटेंशियल। स्टैटिक पोटेंशियल मतलब चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल है, चार्जेस के फ्लो होने की वजह से नहीं, चार्जेस के स्टोर होने की वजह से, टू अ वेरी हाई वॉल्यूम। सो लेट्स सी, outer surface of spherical shell is able to collect large amount of charge to increase the potential. जो outer surface होगा वो बहुत बड़ा चार्ज कलेक्ट करेगा पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, ये आपका आउटर शेल हो गया और ये आपका इनर शेल हो गया, दोनों का अलग अलग रेडियस हो गया। ठीक है, द आउटर सरफेस इज एबल टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा करेगा। ठीक है, okay, let R be the inner surface, radius of the inner surface of the spherical shell, and capital R be the radius of the outer surface of the spherical shell. ठीक है, तो आपके 2 सेल्स हो गए, ये हो गया भाई साहब कैपिटल R और ये हो गया भाई साहब स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल R और ये हो गया आपका स्मॉल r। आज तेरा टेंशन लेवल अच्छा है, आज वो वाली हरकतें नहीं हो रही हैं, गुड। ठीक है, Q and Q be the charges of bigger and, लेकिन इधर इफेक्ट आ गया है। ठीक है,
Q and Q with the charges of bigger and smaller cells। तो आपका भाई साहब ये कैपिटल Q हो गया और यहाँ पे हो गया भाई साहब स्मॉलर Q, ठीक है। उसका अटेंशन लेवल देख रहा है एकदम पीक पे है अभी, ठीक है, क्योंकि उसका पार्टनर नहीं आया है, ओके, ठीक है। तो इट्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, V ऑफ R माइनस V ऑफ R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस V ऑफ R माइनस V ऑफ R। लेट Q एंड Q बी द चार्जेस ऑफ बिगर एंड स्मॉलर शेल्स, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द शेल विथ रेडियस R माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इन द शेल विथ रेडियस R, ठीक है। आपका भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई साहब, Q, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये दोनों में कॉमन होगा, इसका भी भाई साहब Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। ये कैसे हो गया भाई साहब, ये तो Q होगा ना एक, हाँ ये हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि अगर आपके बाहर वाले में Q चार्ज डेवलप हुआ है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R माइनस 1 बाई R हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली 1 बाई R माइनस 1 बाई R, ओके। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फटाफट भाई साहब देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका कनेक्टिंग शेल, X1 एंड X2 आर बेसिकली इंसुलेटिंग कॉलम्स, ये आपके इंसुलेटर्स हैं। दिस इज कनेक्टेड टू अ स्टील टैंक। यहाँ पे टारगेट है, देखो यहाँ पे जो हाई स्पीड पार्टिकल है ना, ये आयरन, ये बहुत जोर से आके टारगेट को हिट करेगा। ये टारगेट कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, तो ये जप्प से जाके उसको हिट करेगा। तो हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड को बढ़ा देना, और उसकी स्पीड को हम बढ़ाएंगे कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस चार्ज में स्पीड बढ़ जाएगा और वो हाई स्पीड से जाके भाई साहब टारगेट को अटैक करेगा। टारगेट आपका कोई भाई साहब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, ठीक है, टारगेट आपका कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। S is the large conducting spherical shell, its radius is few meters। तो आपका भाई साहब S क्या हो जाएगा, लार्ज कंडक्टिंग शेल है, इसका रेडियस क्या है भाई साहब, few meters है, ठीक है। The spherical shell is supported on an insulated stand of certain height। तो आपका भाई साहब इंसुलेटेड स्टैंड है, ये स्फेरिकल शेल को हमने भाई साहब एक इंसुलेटेड स्टैंड पे सपोर्ट किया फॉर सर्टेन हाइट x1 एंड x2, ठीक है, फॉर सर्टेन हाइट x1 एंड x2, ओके। चलिए भाई साहब करते हैं। देयर इज अ बेल्ट विच रन्स ओवर द टू पुलीज P1 एंड P2 बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर टू कैरी चार्जेस थ्रू कोम्स ऑन मेटल ब्रशेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो ये कोम्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब कंघी की तरह है ये ऐसे, ठीक है। दीज आर बेसिकली कोम्स, और ये कोम्स, और आटे की चक्की में वो बेल्ट देखा है आपने जो घूमता है, तो ऐसा कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पे। तो ये चार्जेस क्या है भाई साहब, यहाँ से कैरी, तो ये चार्जेस यहाँ पे आ गए, देखो, ठीक है। अब ये बेल्ट घूम रहा है, ये वाला भी घूम रहा है, ठीक है। तो ये बेल्ट भाई साहब ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे और फिर ऐसे वापस आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कन्वेयर बेल्ट, और यहाँ पे आपका कोम ऐसा है और यहाँ पे एक कोम ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस जनरेट हो रहे ऊपर तक जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट से, ठीक है। So there is a belt which runs over two pulleys P1 and P2. These are two pulleys P1 and P2. There is a belt, ठीक है, by an electric motor to carry charges through combs on metal brushes. To carry charges through combs on metal brushes, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब देखते हैं इसका। तो C1 and C2 be the spray comb and collecting comb। तो यहाँ पे C1 क्या है, चार्जेस को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से चार्जेस स्प्रे हो रही है, स्प्रेयर कोम, ठीक है, यहाँ से चार्जेस निकल रही है। और C2 को, C1 इज द स्प्रे कोम एंड C2 इज द कलेक्टिंग कोम। अभी ये चार्जेस को डाल रहा है इसमें, तो प्लस चार्जेस ऊपर तक जा रही हैं। ये कलेक्टर कोम है, ये कलेक्ट कर रहा है, तो ये कलेक्ट करेगा तो ये भाई साहब इसमें पूरा डिस्पर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो C1 एंड C2, C1 इज द स्प्रे कोम, इट इज बेसिकली इन्फ्यूजिंग द चार्जेस, and C2 is the collector comb। C1 is the spray comb and C2 is the collector comb। क्लियर है, क्लियर है, मतलब ये चार्ज नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। comb C1 is connected to high voltage rectifier which is earth। तो यहाँ पे भाई साहब ये हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है जिसके साथ ये कनेक्टेड है और इसकी अर्थिंग है भाई साहब, ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, ठीक है। और कोम C2 इज कनेक्टेड टू स्पेरिकल शेल। आपने देखा भाई साहब कोम C2 जो है तो वो जो डोम वाला शेल है उसके साथ कनेक्टेड है। सो ड्यू टू हाई पॉजिटिव पोटेंशियल स्प्रे कोम C1 विच स्प्रेड्स पॉजिटिव चार्ज टू द बेल्ट एंड द बेल्ट मूव्स अपवर्ड्स एंड इज ऑल्सो कैरिंग द चार्ज अपवर्ड। तो ये बेल्ट भाई साहब ऊपर मूव करेगा और चार्ज को ऊपर कैरी करता हुआ भाई साहब मूव करेगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स।
when whereas comb C2 collects the negative charge by induction of positive charge from the belt. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इंडक्शन के hence positive charge appears on the outer surface of the shell. तो आपका भाई साहब outer surface में पूरा positive charge spread out हो जाता है. ठीक है, while belt is moving continuously, charge on the shell increases continuously. समझ रहे हो ना भाई साहब, ये यहाँ पे C1 है, ये भाई साहब पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है, अभी ये बेल्ट चार्ज लेकर जा रहा है. ये C2 है, ये भाई साहब चार्ज को कलेक्ट कर रहा है और ये पूरे शेल में चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है. तो जैसे जैसे चार्ज स्प्रे करता जाएगा, ऊपर जाता रहेगा, ये शेल में भाई साहब आपका क्या बढ़ता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा भाई साहब. ठीक है, तो वो जो शेल है वहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज अब्जॉर्ब होती रहेगी कंटिन्यूसली. चार्ज ऑन द शेल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली. ठीक है, Consequently, the potential of the shell S rises to a very high value. बहुत हाई वैल्यू हो जाती है भाई साहब. When the charge on the spherical shell is very high, sometimes leakage occurs due to ionization of charge. ठीक है, कभी कभी भाई साहब थोड़ा सा चार्ज लीकेज हो भी सकता है. आयनाइजेशन हो गया, लीकेज कैसे होगा भाई साहब, Why will leakage happen? ओके, इसको ऐसे समझो. ठीक है, जैसे आपका एक ये क्लाउड है. ठीक है, ये क्लाउड है, कबाड़ी वाले की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये आपका भाई साहब क्लाउड है और यहाँ पे भाई साहब आपका क्लाउड है. ठीक है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है. ये क्लाउड और क्लाउड में जब भाई साहब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो एक भाई साहब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव जो भी है, तो डर बहुत जोर से आवाज़ होगी भाई साहब. ठीक है, तो ये आवाज़ क्यों आती है, लाइटनिंग हुआ समझा मुझे. ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है, आवाज़ क्यों आती है, ठड़ाक से आवाज़ क्यों आएगा. वाई विल देयर बी अ नॉइज इन लाइटनिंग, वाई. हाँ, एयर क्या है, एयर इज एन इंसुलेटर और अ कंडक्टर. कंडक्टर भाई साहब जिंदा नहीं रहोगे, आपका भाई साहब पावर हाउस से आप तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, भस्म हो जाओगे. या उधर तक भी नहीं, इधर से इलेक्ट्रिसिटी हमको आ जाएगी, इधर से इलेक्ट्रिसिटी भस्म हो जाएंगे भाई साहब. एयर इज एन इंसुलेटर. ठीक है, एयर इज एन इंसुलेटर. लेकिन जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज आता है एयर के आजू बाजू, तो एयर में भाई साहब वो चार्ज आ जाता है और अचानक से एयर की एनर्जी इंक्रीज होती है. अभी बाकी है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है. ठीक है, तो अभी भाई साहब इसमें बहुत जोर से एनर्जी आ गई तो अचानक से एयर क्या होगा भाई साहब, फट जाएगा. ठीक है, इट विल एक्सपैंड एंड जैसे ही वो फटेगा तो भाई साहब वो आवाज आएगा. जैसे बलून में आपने भाई साहब एयर बढ़ते 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 एक उसकी लिमिट तक पहुंच गए तो एक्सपैंड फट जाएगा भाई साहब. ठीक है, इट इज गोइंग बियॉन्ड इट, तो अचानक से एयर का वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा और उसी वजह से आपको आवाज आती है. ठीक है, और बहुत हाई मात्रा में होती है. तो एयर आपका इंसुलेटर है, उसमें भाई साहब चार्जेस अब्सॉर्ब नहीं होंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है तब थोड़ा सा एयर अब्सॉर्ब करेगा. और यहां पे भी वैसा ही हो रहा है कि जब इस शेल में बहुत ज्यादा चार्ज जमा हो जाता है तो थोड़ा बहुत भाई साहब एयर में लीकेज हो जाएगा. सम अमाउंट ऑफ विल गो एज अ लीकेज इन द सॉरी इन द एयर, क्योंकि एयर में आपके क्या है, जो गैसेस हैं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, उनका आयनाइजेशन चालू हो जाएगा. दे विल स्टार्ट आयनाइजिंग. ठीक है, दे विल स्टार्ट आयनाइजिंग. टू प्रिवेंट द लीकेज, द जनरेटर इज sorry, to prevent the leakage the generator is enclosed in an earth steel tank that is filled with air or methane or nitrogen under pressure. यहाँ पे एयर अगर प्रेशर में रहेगा तो ये लीकेज नहीं होगा. ठीक है, अर्दन टैंक है ये. ओके, वैन डी ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूसेस व्हाट डज इट प्रोड्यूस, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी लो पोटेंशियल डिफरेंस, ईदर ए और बी. ठीक है, नन ऑफ दीज. वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, Van de Graaff generator is used to accelerate charge particles. ठीक है, in the medical field, in nuclear experiments, all of the above. Loss of energy on sharing. ठीक है, तो loss of energy, तो आपका भाई साहब एक थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है. देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है. ठीक है, capacitance of an isolated spherical conductor. We know that potential at any point on the surface of the sphere. अगर कोई स्पीयर है तो उस पर भाई साहब पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो क्यू चार्ज उस पर है, अपॉन रेडियस आर. ठीक है, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पीयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. क्लियर? ओके ओके ओके. बट सी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस की वैल्यू. ओके ओके ओके. तो सब्ट्रैक्टिंग 1 इन, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2,
तो कि भाई साहब आपका ये 1 को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये मर गया, तो ये कितना आ गया बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। एकदम किंडरगार्टन के बच्चों की तरह भाई साहब। अभी हमारी छुट्टी होने वाली है, बैग पैक करके बैठ जाओ, ओके। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, क्लियर है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो मोर इज द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, मोर विल बी इट्स कैपेसिटेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई स्फेरिकल है, ठीक है, अगर आपका कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका रेडियस अगर R है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q है, तो आपका वोल्टेज कितना होगा भाई साहब, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हम पोटेंशियल में देख चुके हैं। और आपका कैपेसिटेंस, अगर ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है तो कैपेसिटर का भाई साहब क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहाँ पे Q बाई 4 पाई, बहुत ही ईजी डेरिवेशन है भाई साहब। Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। क्या होगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, व्हिच मींस दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मोर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, मोर विल बी इट्स कैपेसिटेंस। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग, ठीक है। लेट देयर आर 2 कैपेसिटर्स, लेट्स से C1 एंड C2, भाई साहब 2 कैपेसिटर्स हैं। तुम वायरस भक्त, ठीक है। ये ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट्स क्यों आते हैं भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आता। तुम जब किसी वेबसाइट में लॉगिन करने जाते हो, आता है कैप्चा, तो मुझे को आज तक उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया। क्या मतलब उस C को तुम C लिखना नहीं जानते हो क्या, क्या टेस्ट करना चाहते हो। वो कोई पागल को भी बोल दोगे तो वो भी सही टाइप करेगा वो, तो उससे क्या मतलब, आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। सारे वेबसाइट्स में कैप्चा रहता है भाई साहब। कैप्चा क्या है वो, नो द कैप्चा इज रॉन्ग, अगेन वी विल गिव यू अ न्यू कैप्चा, देन डू इट अगेन। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड उसका लॉजिक क्या है। जो भाई साहब इतने तक भर गया कि उसने अपना ईमेल भर दिया, उसने अपना सब कुछ भर दिया, वो कैप्चा में अटक जाएगा। वहां तक पहुंचा कैसे भाई साहब। पहली बात तो वो एक अडल्ट यूजर होगा ना भाई साहब, तभी तो वहां तक पहुंचा होगा। कोई बच्चा थोड़ी है वो, कैप्चा से उसकी टेस्टिंग कर रहे हो तुम। यहाँ पे भी देखो, हमारा वायरस तुम्हारा आ रहा है भाई साहब। मुझे मालूम है वायरस प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इंटरनली है। तो तुम कहाँ है भाई साहब, बार बार मेरे को रिमाइंड दे रहे हो। कुछ होगा नहीं इससे, और फालतू की चीज़ें, एकदम बकवास की चीज़ें हैं। कुछ टेक्नोलॉजी ना कहीं कहीं हमको इतना जोर से हैंडीकैप करती हैं कि बस। ओके, लेट देयर आर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग कितनी हो जाएगी भाई साहब, Q1 प्लस Q2, दैट इज C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। C1V1 प्लस C2V2। ओके भाई साहब, तो अगर आपके 2 कैपेसिटर्स हैं, आपके भाई साहब 2 कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग कितना था, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये था भाई साहब Q1 प्लस Q2। और Q की वैल्यू हमको मालूम है क्या होता है भाई साहब, CV, ठीक है। सो यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, क्लियर है। कॉमन पोटेंशियल, लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग चार्जेस। तो टोटल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस कितना हो जाएगा भाई साहब, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अभी देखो शेयरिंग हो गई है, पहले शेयरिंग होने के पहले Q1 और Q2 था, अभी दोनों की चार्जेस शेयरिंग हो गई है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया, मतलब C1V प्लस C2V, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अभी सेम हो जाएगा। कैपेसिटेंस दोनों की अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका V इज द कॉमन पोटेंशियल एंड आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस टोटल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर विल बी दिस। अभी ध्यान दो, पहले बिफोर शेयरिंग क्या था, बिफोर शेयरिंग क्या था, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग क्या है, C1V प्लस C2V, है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला Q और ये वाला Q बराबर होगा। कोई नया चार्ज तो जनरेट हुआ नहीं है भाई साहब, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया V C1 प्लस C2, ठीक है। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। जैसा मैं आपको बोल रहा था भाई साहब, बिफोर शेयरिंग इज C1V1 प्लस C2V2, आफ्टर शेयरिंग इज V C1 प्लस C2, ठीक है। पैकिंग वुकिंग हो गई भाई साहब, हाँ नहीं कुछ और बैग वुग लगेगा, कुछ और हाइकिंग वुकिंग वगैरह, जूते वूते जूतों का लेस बांध लिया ना भाई साहब।
बहुत दूर जाना है। ओके, तो C1 C2 V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा आपका कॉमन वोल्टेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जीज, अभी देखो भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द टू कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग क्या होगी भाई साहब, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, रोहित, ओए रणदीप, कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू, श्रद्धा, देखो देखो भाई साहब इनका, अरे कावेरी, वाह, अरे शाबाश, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो U हो गया आपका भाई साहब हाफ CV स्क्वायर, ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दैट इज एग्जैक्टली बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर्स आफ्टर चार्जिंग विल बी, दोनों का पोटेंशियल भाई साहब बराबर हो गया है, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, V स्क्वायर को कॉमन निकालोगे और हाफ को कॉमन निकालोगे, हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब हाफ, ये आ गया आपका भाई साहब V स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो V स्क्वायर और हाफ को कॉमन निकाल लिया, C1 C2। भाई साहब एनर्जी बाहर से आई नहीं है, तो सिस्टम की एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग द एनर्जीज आर गोइंग टू रिमेन द सेम, सो इट विल मीन हाफ C1 C2, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब हाफ C1 प्लस C2, C1 C2 V2 प्लस, तो ये हो गया आपका C1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, दिस विल बी द क्लियर एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो भाई साहब, देखो देखो देखो, अरे देखो ना भाई साहब, ये C1 प्लस C2 V स्क्वायर है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। आफ्टर चेयरिंग अभी इस V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, C1 प्लस C2 V स्क्वायर है, अभी आपने V निकाला था, कितना होता है, अरे भाई साहब इसके पहले पोटेंशियल निकाला ना आपने, कॉमन पोटेंशियल कैसा आएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, C1 V1 प्लस C2 V2, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, भाई साहब वही कर रहे हो, V स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू 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 C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इस पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो C1 C2 को इसका स्क्वायर आ गया भाई साहब, तो ये एक और एक पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका भाई साहब स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, हाफ C1 प्लस C2। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। केस 3 भाई साहब, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब आपका यहाँ पे U माइनस U डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब शेयरिंग हो गई तो पहले एनर्जी कितना था, हाफ CV1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, मतलब जब शेयरिंग नहीं हुई है, बिफोर, ठीक है। आफ्टर में आपने क्या देखा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, सो दिस विल बी बेसिकली द लॉस ऑफ एनर्जी। हाफ को भाई साहब अगर आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, हाफ C1 V1 प्लस C2, ये V1 माइनस V2 स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे 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 भाई साहब बताओ ना, कैसे कैसे, इसको पूरा एक्सपैंड करोगे ना और इसके साथ ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। कर लो भाई साहब, क्या जाता है, टाइम की तो कमी है नहीं आपके पास, ठीक है। प्लस हाफ सिर्फ रणदीप के पास ही टाइम की कमी है, बाकी सबके पास भरपूर टाइम है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे भाई साहब माइनस हाफ C1 V1, ये भाई साहब हो गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ को बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, है ना भाई साहब, ठीक है। अपॉन 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 कितना हो गया भाई साहब, C1 प्लस C2, लंबा है भाई साहब, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई साहब, हाफ C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, हाफ C1 C2 हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, C1 C2 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 का स्क्वायर V का स्क्वायर, है ना भाई साहब, इतना आ गया। अपॉन कॉमन एलसीएम कितना आ गया, C1 प्लस C2,
इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस हाफ, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 का स्क्वायर माइनस हाफ C2 स्क्वायर V का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2 कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब C1 C2 V1 V2, है ना भाई साहब, ठीक है। अभी देख लो भाई साहब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टुडुंग टुडुंग, ठीक है, ये भाई साहब टुडुंग, और यहाँ पे V1 का स्क्वायर क्या लगेगा, C1 C नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, ये वाला C1 C2 V2 का स्क्वायर, ये C2 V का स्क्वायर है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीवित रहेगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया बोलो, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C1 C2 V2 का स्क्वायर, है ना, ये V2 होगा ना, है ना भाई साहब, ये V2 होगा ना, V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस C1 C2 V1 V2। अभी अगर मैं, अभी भाई साहब यहाँ पे ये हाफ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ, इसको कॉमन निकाला, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं भाई साहब, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, बाकी दोनों में हाफ लग जाएगा, इन सब में से C1 C2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं भाई साहब, तो आपका हो गया भाई साहब हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा, अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना था C1 प्लस C2, है ना, C1 प्लस C2, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का भाई साहब स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अभी यहाँ पे V2 माइनस V1 करोगे या V1 माइनस V2 करोगे, इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली भाई साहब है स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं देखो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का भाई साहब हो गया स्क्वायर, केस 3, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, रोहित कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, देख उसको रहा था, तुमको बोला भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, अरे क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, अब भी तो डिराइव किया, अरे चाचा मेरे, वोल्टेज कितना होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कैपेसिटेंस क्या होती है भाई साहब, Q बाई V, तो ये हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कैंसला कैंसला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स आर पीपल, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स इज ये ये या ये, तो अभी हमने डिराइव किया भाई साहब, सी वाला हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। चलिए थैंक यू हो गया, चलिए थैंक यू, एकदम राइट टाइम पे, थैंक यू, बहुत बढ़िया।